गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति चैप्टर के आयत अर्थात रेक्टेंगल टॉपिक को समाप्त किया था, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस सेशन में हम नए टॉपिक को जानेंगे तथा इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रिक तथा शॉर्ट मेथड से बनाना सीखेंगे। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय नष्ट किए हुए चलते हैं हम लोग अपने सेशन की ओर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज के से संबंधित कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। दोस्तों, पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है, मान लीजिए कि कोई चतुर्भुज है ए, बी, सी और डी। ABCD को एक चतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण AC जो है वो मिलता है और D बिंदु से AC पर कोई लंब डाला जाता है जिसकी ऊंचाई हम लोगों ने H1 माना है। ठीक उसी तरह से B से भी AC पर एक लंब डाला जाता है जिसका ऊंचाई जो है H2 है। तो इस तरह के चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यदि हमें विकर्ण मालूम हो और H1 और H2 का मान मालूम हो दिया गया हो तो उस कंडीशन में हम लोग इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस कंडीशन में चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू AC इंटू H1 प्लस अर्थात ADC त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात 1/2 AC इंटू H1 प्लस 1/2 AC इंटू H2। आप इससे 1/2 AC कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 AC इंटू H1 प्लस H2 ये आपके इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट बोलता है कि इसी तरह से कोई चतुर्भुज हो A, B, C और D। मान लेते हैं कि कोई एक चतुर्भुज है ABCD और इसके दोनों विकर्ण आपस में मिलते हैं। जहाँ पे इस दोनों विकर्ण मिलते हैं उस पॉइंट को यदि हम लोग O मान लेते हैं तो इस तरह से इस चतुर्भुज में 4 त्रिभुज बनते हैं, AOD, DOC, COB और AOB। इस तरह से इस चतुर्भुज में 4 त्रिभुज बनते हैं। मान लेते हैं कि AOB का क्षेत्रफल A1 है, DOC का क्षेत्रफल A2 है, उसी तरह से AOD का क्षेत्रफल A3 है और COB का क्षेत्रफल A4 है। तो इस कंडीशन में A1 इंटू A2 बराबर A3 इंटू A4 होता है, अर्थात आमने सामने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का गुना जो है वो इस A3 और A4 त्रिभुज के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। ये अनुपात में चलता है। और दूसरा एक और पॉइंट आप लोग इससे देखें, ये किसी भी चतुर्भुज के लिए संभव है दोस्तों। इसी तरह से इसमें यदि हम सिर्फ एक ही त्रिभुज को लेते हैं तो इसमें अभी आप फिलहाल के लिए एक पॉइंट जान लीजिए कि कोई भी त्रिभुज का जो आधार होता है, जिस अनुपात में ये आधार होता है उसी अनुपात में त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी होता है। जब हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए आप ये पॉइंट याद रखिए। तो इस तरह से यदि हम लोग इस त्रिभुज को ले ADB को ले तो इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट जिस अनुपात में डिवाइड हो रहा है उसी अनुपात में इस त्रिभुज अर्थात A3 और A1 का अनुपात होगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि DO बटा OB बराबर हो जाएगा A3 बटा A1 का बराबर हो जाएगा। अगर हम इसी त्रिभुज के दूसरे साइड से ले, इस साइड से ले, तो हो जाएगा A2 बटा A4।
ये 2 पॉइंट्स था दोस्तों जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि ये दो पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन 2 पॉइंट्स का यूज़ करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अभी तक हमने इस चैप्टर में आयत तथा चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखे थे। आज हम लोग इसमें वर्ग अर्थात स्क्वायर को देखेंगे। कोई वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों साइड्स आपस में बराबर होते हैं तथा इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ABCD कोई एक वर्ग है, तो इस कंडीशन में इसका आधा क्षेत्रफल अर्थात A बराबर, क्योंकि ये चारों साइड्स क्या है बराबर, मान लीजिए इसका साइड्स A है तो इसका भी क्षेत्रफल, इसकी भी लंबाई A, इसकी भी लंबाई A, इसकी लंबाई A और इसकी भी लंबाई A होगा। तो इस कंडीशन में इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा A स्क्वायर। ठीक उसी तरह से पैरामीटर बराबर हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई। चूँकि ये 4 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र है इसलिए हम लोग इसको 4A लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब वर्ग में हम लोगों और एक और सूत्र होता है। मान लीजिए इसका एक भी कर्ण को हम लोगों ने मिला दिया, AC को या फिर DB को, किसी BD को, किसी को भी आप इसको मिला दीजिए तो इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर कट करते हैं। ठीक है, चलिए, और इसे चूँकि ये इसका विकर्ण है तो इसको हम लोग डायगोनल अर्थात D से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल का सूत्र तो A स्क्वायर हो गया, उसी तरह से परिमाप बराबर 4A हो गया और D बराबर होता है √A। ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, एक और फॉर्मूला आप लोग जान लीजिए कि चारों कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। इस सारों सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि जब भी वर्ग का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हम लोग क्षेत्रफल का एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया क्षेत्रफल का, हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई एक वर्ग है जिसके एक भुजा की लंबाई 5 मीटर दी गई है और हमसे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 अर्थात 25, 5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि ये मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसी तरह से इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग 1-2 और भी सूत्र निकाल लेते। देखिए यहाँ पे P बराबर क्या है 4A है, लेकिन यदि हमें A बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा P/4। ठीक है, उसी तरह से चलिए हम लोग अब इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है 2 वर्ग जिसमें एक के विकर्ण की लंबाई दूसरे के विकर्ण की लंबाई की 2 गुनी है, तो क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। दोस्तों चलिए पहले हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था D बराबर √A। ठीक है, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे विकर्ण तथा क्षेत्रफल में रिलेशन दिया गया है, तो हम लोग जो है इस फार्मूले से विकर्ण और क्षेत्रफल में रिलेशन निकाल लेते हैं। दोनों तरफ हम लोग जब इसका स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा D स्क्वायर बराबर √2 इंटू √2 अर्थात 2A स्क्वायर। ठीक है, तो A स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं D स्क्वायर बाई 2, जबकि A स्क्वायर बराबर क्या है A अर्थात क्षेत्रफल बराबर A स्क्वायर है और A स्क्वायर बराबर क्या है D स्क्वायर बटा 2, अर्थात हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं A बराबर D स्क्वायर बाई 2। अब देखिए क्या बोल रहा है कि एक की विकर्ण की लंबाई क्या है दूसरे की दुगनी है, अर्थात जब विकर्ण की लंबाई जो है दुगनी हो जाएगी
तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो 4 गुना हो जाएगा। इसका अनुपात 4 गुना हो जाएगा। लेकिन आप इसके जब एक्सप्लेन करके बनाएंगे तो आप इसके लिए निकालिए A1/A2 बराबर, चूँकि D1 मान लेते हैं पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल A1 है तथा विकर्ण D1 है, तो उस कंडीशन में हो जाएगा A1 का मान क्या हो जाएगा D1²/2, जबकि A2 का मान क्या हो जाएगा D2²/2। ये बटा 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 गया, अर्थात D1²/D2²। ठीक है। अब बोल रहा है क्या, रिलेशन दे रहा है कि एक का विकर्ण की लंबाई दूसरे की दुगनी है। तो जब D1 का मान दुगना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको 2D2 लिख सकते हैं का होल स्क्वायर बटा D2², अर्थात 4D2² इससे गया, अर्थात इसका मान 4:1 हो जाएगा। जब आपको ये नहीं याद था तो हमें ये इस क्वेश्चन को हमने बिना सॉल्व के चाहते आप तो जवाब दे सकते थे, लेकिन आप सॉल्व करना चाहें तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो। और इस तरह से हमने दोनों ही तरीकों से जान लिया कि इसका अनुपात यदि विकर्ण की लंबाई 2 गुनी हो जाएगी तो क्षेत्रफल जो है वो 4 के अनुपात में चला जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि हो जाने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए दोस्तों कोई एक वर्ग है जिसकी भुजा x है, तो आपको पता है कि इसके चारों भुजा बराबर होंगे, अर्थात चारों क्या हो जाएगा x²। इसका फॉर्मूला होता है a बराबर x²। ठीक है, अर्थात क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर AX²। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग क्या बोल रहे हैं, अब लंबाई में 20% की वृद्धि हो जाती है, मतलब x जो है वो अपने आप का 120% हो जाता है। पहला मूल वर्ग का क्षेत्रफल क्या है x², लेकिन नया वाला जो वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x का 120% का होल स्क्वायर। जब हम लोग इसको कट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 6/5 x का 6/5 x²। ठीक है, अर्थात 6/5 x का होल स्क्वायर। जब हम लोग इसको डिटेल करेंगे तो लिख सकते हैं 36/25 x²। अर्थात वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि निकालने के लिए हम लोग, चूंकि ये इसमें वृद्धि हो रहा है तो बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा 11/25 x²। अर्थात ये हमारी वृद्धि निकली। जब हमें इससे प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है चूंकि, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा वृद्धि गुने 100 बटा मूल का क्षेत्रफल। जब हम लोग इसको कट करेंगे तो 44% आ जाएगा। जब हमने इसको डिटेल में बनाया तब हमने इसको ऐसे बनाया, लेकिन आपको याद होगा यदि, तो हमने आपको आयत चैप्टर में एक आयत टॉपिक में एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी जितने प्रतिशत की वृद्धि हो या फिर कमी हो तो उसके लिए हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करते हैं, a + b × a + b + ab बटा 100। इस वाले ट्रिक का प्रयोग करते हैं। तो इसी ट्रिक के आधार पर दोस्तों आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रत्येक भुजा में कितने की वृद्धि हो रही है, 20 की वृद्धि हो रही है, अर्थात a का मान भी 20 है, चूंकि इसकी सारी भुजा बराबर है। यहाँ पर ये a और b भुजा ही तो है। ठीक है, अर्थात 20 + 20 + 20 × 20 बटा 100। ठीक है, हम लोग इसको जब कट करते हैं तो 20 + 20 अर्थात 40 + 2 × 2 अर्थात 4, अर्थात 44% की वृद्धि होगी। देखिए जब हमने अपने ट्रिक का प्रयोग किया तो अगर आप इसे अच्छे से बनाएं तो आपको इसके लिए पेन भी उठाने की जरूरत नहीं होगी, और हमने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। लेकिन जब हमने इसको लॉन्ग मेथड से बनाया, देखिए आपको इतने सारे कैलकुलेशन करने पड़े, वो भी ये कैलकुलेशन इतना कब हुआ जब इसका मान मात्र 20% दिया गया था, अर्थात एक छोटा सा दिया गया था। लेकिन जब इसका मान पेचीदा दिया हो, 53 दिया हो, 47 दिया हो, तो उस कंडीशन में जब आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत समय लगेगा। लेकिन यदि आप इस ट्रिक से सॉल्व करते हैं, इसको आप मुश्किल से
5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक वर्गाकार भूखंड का विकर्ण क्या है जिसका क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है। दोस्तों क्षेत्रफल बराबर क्या बताया था हमने, क्षेत्रफल बराबर होगा a² या फिर आप लिख सकते हैं d²/2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग दोनों ही तरीके से अर्थात भुजा का यूज करके और विकर्ण दोनों का यूज करके हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, जो कि हमने आपको पहले ही बताया, बराबर क्या हो जाएगा d²/2। अर्थात हम लोग d बराबर डायरेक्टली लिख सकते हैं √45 × 40 × 2। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 45 है अर्थात इसको हम लोग 9 × 5 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 4 × 5 × 2 लिख सकते हैं × 2। ठीक है, अब हम लोग इससे निकालते हैं तो 9 का 3 निकल जाएगा, 5 × 5 का 5 निकलेगा, 4 का 2 निकलेगा और 2 × 2 का 2 निकलेगा। अर्थात 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 मीटर इसका आंसर होगा। पहला तो ये हो गया दोस्तों। भुजा के आधार पर देख लेते हैं। भुजा के आधार पे आप लिख सकते हैं 45 × 40 बराबर a², अर्थात a बराबर हम लोग लिख सकते हैं √45 × 40, अर्थात जो कि d बराबर होता है √2a। तो d का मान ही तो हमसे पूछ रहा है √2 × a का मान रखे √45 × 40। जब हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, तोड़ेंगे, तो इसका गुना ही यही है। ठीक है, अर्थात √2 × 45 में से 9 का 3 निकलेगा, 45 का 5, जिससे 5 अर्थात 5 निकलेगा। 8 है अर्थात 2 √2 निकलेगा, √2 गुना होके 2 हो जाएगा, अर्थात 60 मीटर। इस तरह से हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक छोटे वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है, इस तरह के कितने वर्ग को 4 मीटर भुजा के एक अन्य वर्ग में समाहित किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही मतलब बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल जो बराबर होगा छोटे छोटे वर्गों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 × 4। ये बड़े वाले वर्ग का जिसका क्षेत्रफल मान लीजिए a1 है, a1 बराबर ये हो जाएगा अर्थात 16। जबकि छोटे वाले वर्ग के एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग a2 मानते हैं तो 1/10 का होल स्क्वायर अर्थात 1/100। तो चूंकि हमें संख्या निकालना है तो संख्या वाला क्या हो जाएगा, जितना बड़ा वर्ग है इसमें यदि हम छोटे वाले वर्ग को व्यवस्थित करें तो यही तो हो जाएगा ना। अर्थात हमें संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल से भाग देना होगा। अर्थात कितने वर्ग समाहित हो गए तो क्या हो जाएगा 16/1/100, 100 ऊपर चला जाएगा अर्थात 1600 वर्ग जो है इसमें समाहित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इस पर 1 सेंटीमीटर भुजा की वर्गाकार ईंट लगाई गई है। वर्ग का प्रत्येक विकर्ण कितने ईंटों से गुजरेगा। देखिए दोस्तों, ये एक वर्ग है, इस पर जितने भी ईंट लगाए जाएंगे, चूंकि प्रत्येक ईंट का क्षेत्रफल 1 है, तो जितने भी ईंट लगाए जाएंगे उसका अगर संख्या हमें ज्ञात करनी है तो बड़े वाले वर्ग के विकर्ण को यदि हम लोग छोटे वाले वर्ग के विकर्ण से जितने भी छोटे वाले विकर्ण है उसके छोटे वाले वर्ग के विकर्ण से अगर भाग दे दे तो हमें इसकी संख्या मालूम हो जाएगी। तो आपको पता है कि d बराबर क्या होता है √2a, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं बड़े वाले वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा 24 √2 सेंटीमीटर। उसी तरह से यदि हम लोग छोटे वाले का निकालेंगे तो क्या है, चूँकि 1 सेंटीमीटर इसकी भुजा है तो ये हो जाएगा √2। यदि ये d2 है और ये d1 है तो हमें इसकी संख्या निकालनी है। तो संख्या के लिए d1 बटा अगर हम लोग d2 करते हैं तो क्या हो जाएगा 24 √2 तो कट जाएगा अर्थात 24 वर्ग जो है इसके विकर्ण से होकर गुजरेगा।
आज के इस सेशन में इतना ही दोस्तों। हम लोग आज इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे वर्ग के से रिलेटेड नए नए क्वेश्चंस और मेथड के साथ। ठीक है दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में हमने आपको प्रैक्टिस शीट भी उपलब्ध कराए थे। आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये प्रैक्टिस शीट आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, ताकि हम अगले वीडियोज़ में आपके लिए प्रैक्टिस शीट डाल सकें। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट और मेथड को सीखने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।